रेडियो की छांव में चले जाएं, विविध भारती की छांव में। जब हम गानों की सुकूनदेह छांव में जाते हैं तो गर्मी कम महसूस होती है। तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? सही बोल रहा हूँ ममता जी आपने। और आपको हेलो सहेली कार्यक्रम से शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद परिवार को, आप सभी का शुक्रिया। तो अब बताइए आपको कौन सा गाना हम सुनवाएं? मीनू फिल्म का है, अंतरा चौधरी जी की आवाज और मन्ना डे जी की आवाज है। तेरी गलियों में हम आए, दिली अरमानो भरल आए। बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है। और अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आप? मेरी फ्लोर मिल है धर्मपुरा बाईपास चौराहे पे जी, मांडू रोड पे। अच्छी बात है। तो आपके लिए शुभकामनाएं, आपके कामकाज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। अब पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। शुक्रिया। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:30 होने को है। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। नमस्कार राष्ट्रीय की ओर से। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। स्वागत है न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 में ताजा अपडेट पर हाजिर हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक, अपने साथी संजय पंकज आठवले के साथ। और आपको ये बता दें कि 4:30 बजे का वक्त हुआ है और यही समय है जिस समय तैराकी के जो आज 9 स्वर्ण पदक हैं उनकी शुरुआत होने वाली है। पहली स्पर्धा के लिए, पहली रेस के लिए सारे तैराक खड़े हो गए, बस पानी में कूदने ही वाले हैं। Yes, 100 meters butterfly, 400 meters freestyle, 100 meters backstroke, 200 meters breaststroke, 1500 meters freestyle and 100 meters relay for both boys and girls. But in fact, we have some good news for Bihar that they have won the second medal. But before that, Kabaddi has seen a lot of action. Let's hop over quickly to Shahid Anwar and find out what has happened in Kabaddi throughout the day. Yes, Shahid. बिल्कुल, राजगीर के भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जैसे ही मुकाबले शुरू होते हैं, पूरा वातावरण कबड्डी कबड्डी की गूंज से भर उठता है। एक और रैडर की एकटक नजरें, दूसरी ओर डिफेंडरों का घेरा। आज कबड्डी स्पर्धा का तीसरा दिन रोमांच के चरम पर रहा। सुबह कुल 4 मुकाबले हुए, 2 बालिका और 2 बालक वर्ग के। हरियाणा की टीम ने दोनों ही वर्ग में जीत हासिल कर अपना दबदबा बनाया। ग्रुप ए में बालक वर्ग के हरियाणा ने आंध्र प्रदेश को 37-28 से मात दी और वहीं ग्रुप ए के बालिका वर्ग में हरियाणा ने छत्तीसगढ़ को 36-23 से हराया। और जाहिर सी बात है कि इस जीत के साथ ही आगे के जो रास्ते हैं वो आसान हो गए, यानी सेमीफाइनल की तरफ। एक तरफ हरियाणा को दोहरी सफलता मिली, वहीं मेजबान बिहार को दोहरी मायूसी हाथ लगी। ग्रुप बी के बालक वर्ग में राजस्थान ने बिहार को 56-36 से पराजित किया। हालांकि पहले मैच में बिहार ने गोवा को 88-14 के बड़े अंतर से हराया था और काफी उम्मीदें थी, लेकिन राजस्थान की मजबूत रणनीति सफल रही और कप्तान जाहिर है बहुत मायूस। बिल्कुल शाहिद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बता दें, बिल्कुल ताजा जानकारी ये है कि 4:30 बजे के बिगुल के बाद शुरुआत हो गई है। 400 मीटर फ्री स्टाइल रेस जो है तरोताल में शुरू
शुरू हो गई है, लेकिन जब तक हमारा अपडेट खत्म होगा तब तक शायद चलती रहेगी, जिसका नतीजा हम आपको बाद में बताएंगे। But अभी तो चलते हैं Kho-Kho on the mat, because Kho-Kho has seen some tremendous dominance by Maharashtra. Ramesh Chandra is there. Yes, Ramesh, tell us. जी, मैं यहाँ विपाल ग्राउंड गया, मैं खो खो के मुकाबलों में हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले ही उड़ीसा और पंजाब के बीच के मुकाबले का रिजल्ट आया है, जहाँ उड़ीसा ने बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हुए 55 अंक प्राप्त किए, वहीं पंजाब की टीम मात्र 22 अंक की प्राप्त कर सकी। और अभी अभी टॉस हो रहा है कर्नाटक और दिल्ली के टीम के बीच में। Okay. कौन टॉस जीतता है और कौन डिफेंस को चुनता है और कौन अटैक को। Thank you, Ramesh. We'll get back to you, but it's been a great day even in football since morning, and we have a fantastic match in boys going on right now. Khurshid Ahmed is there with us, Anupam, and let us check out what center forward Khurshid has to tell us. 2 मैच हो चुके हैं, 2 बचे हैं, दोनों मैच के बारे में जरूर जानकारी होगी खुर्शीद के पास। चलते हैं सीधे। खुर्शीद नमस्कार। हेलो खुर्शीद। Doesn't matter, but anyways, the Bihar team is doing very well. They are playing their match against Manipur, and Manipur has just scored a goal. But in fact, what has happened throughout the day, Bihar not only won their first medal of the event, they have also won another silver medal. बिल्कुल, 2 चीजें थी। पहले हम सुहानी कुमारी के बारे में आपको बता चुके थे, उन्होंने जीता था बिहार के लिए पहला पदक, और साइकिलिंग की टीम स्प्रिंट के रिजल्ट आ गए हैं। इसमें झारखंड पहले स्थान पर रहा है, मणिपुर दूसरे स्थान पर है, और अंडमान निकोबार की टीम उसने भी पदक तालिका में अपना स्थान बना लिया है, कांस्य पदक प्राप्त किया। Yes, Bihar boys have also made it to the finals in the Sepak Takraw event. They have beaten Nagaland 2-0, and that's big news. बिल्कुल, और इस समय जो दूसरा सेमीफाइनल है मणिपुर और दिल्ली के बीच में चल रहा है, जो जीतेगा उससे बिहार का मुकाबला होगा, और पूरी संभावना है बिहार स्वर्ण पदक के लिए पूरा संघर्ष करेगा। You never know. It has been a great day for the home team, and has been a great day for a lot of other teams. But table tennis action has already begun. Swimming has already begun. We will get you the live updates of all the medals and all the results in our next update at 5:30 p.m. Pankaj Athavle, Anupam Pathak, and our producers Praveen Chand, Lobsang Namgyal signing out from Patna. नमस्कार। Live updates 7th Khelo India Youth Games 2025 Bihar. खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अपडेट्स आप सुन रहे थे बिहार से। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। चार 4:35 और 30 सेकेंड हो चुके हैं। प्रोग्राम चल रहा है अल-फजर। कर रहा हूँ घर होकर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है युवाओं के लिए कार्यक्रम युवाणी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के सुनहरे कार्यक्रम युवाणी में, और आपके साथ जुड़ी हूँ आपकी रेडियो दोस्त प्रिया। मेरे साथ हैं आकाश। तो आकाश, बताइए हमारे श्रोताओं को आज के कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। हम जानेंगे ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजन हो रहा है और ये अभी 5 जिलों में चल रहा है। आगे बातचीत होगी वर्ल्ड अस्थमा डे के बारे में, और हम इसमें ये भी जानेंगे कि दमा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग क्यों महत्वपूर्ण है। आगे कार्यक्रम में चर्चा होगी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मोतीलाल नेहरू और डेथ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में। और हम कार्यक्रम में जैसे ही आगे बढ़ेंगे चर्चा करेंगे केरल के महत्वपूर्ण पर्व त्रिशूर पूरम के बारे में, और मनोबल मंगलवार के तहत चर्चा होगी डॉक्टर विंदा से, जो पटना की वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक हैं। आज हम एक प्रेरक कहानी भी सुनेंगे। इस प्रेरक कहानी में
अपनी कहानी बताएंगे एक युवा कन्हैया जो अवसाद से उबर चुके हैं और वे प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। आगे बातचीत होगी विज्ञान अपडेट की, रोचक तथ्य भी होंगे, तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं ऐसे कई महत्वपूर्ण बातें जो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। बातें तो हमारी चलते रहेंगी। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। चलो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Every moment now we're having a blast singing oh oh oh, living every day like it's your last, singing oh oh oh, living for today, letting go of the past, singing oh oh oh, give it up, everybody sing oh oh oh। हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं हर तुरुत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूसरे से कहें छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, लाखों से लगाना कभी ये बरसाती मेरे यारों, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Singing oh oh oh, give it up, everybody sing oh oh oh। दुनिया मतलब की यार है, इसकी आदत बेकार है, इससे कम रखना वास्ता तू अपनों से रखना दोस्ती, इनसे ही पूरी हर कमी, इनमें ही ढूंढ रास्ता तू। न जाना कि तूने न जाना ये मंजिल तेरी, इन्हें है तुझे पाना है, मैंने कहा जो वो सुन ले ज़माना मेरे यारों, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई, हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
तो दोस्तों अभी हमने सुना गाना अपना हर दिन फिल्म गोलमाल 3 से, और गायक थे शान और अनुष्का मनचंदाना। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। जैसा कि आप जानते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण यानी खेलो इंडिया 2025 का आयोजन बिहार के 5 जिलों में हो रहा है। इन जिलों में राजधानी पटना समेत नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय शामिल हैं। इस ऐतिहासिक खेल के आयोजन में देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 8500 से ज्यादा युवा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें अंडर 18 के महिला व पुरुष खिलाड़ी भी शामिल हैं। पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और नालंदा के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 4 मई से 15 मई तक चलेगा और इसका सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं डीडी स्पोर्ट्स टीवी चैनल और प्रसार भारतीय स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा आकाशवाणी पटना पर आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आनंद खेल परिसर पहुंचकर लेना चाहते हैं तो देर न करें, क्योंकि प्रवेश निशुल्क है। इस बार खेलो इंडिया का टैगलाइन है खेल के रंग बिहार के संग, तो आप भी इस रंग में रंग जाइए और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाकर आनंद लीजिए। दोस्तों अभी आप खेल सुन रहे थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे विश्व अस्थमा दिवस के बारे में। जी हाँ, आज इस अस्थमा से न जाने कितने करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। दोस्तों विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस की शुरुआत 1998 में हुई थी, जब ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने इसे पहली बार बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया था। तब से यह दिवस दुनिया भर में अस्थमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों अस्थमा एक क्रोनिक श्वसन रोग है जिसे दमा भी कहा जाता है, जो फेफड़ों की वायु नलियों में सूजन और सिकुड़न के कारण होता है, जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। यह बीमारी ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों यह बीमारी प्रदूषण, धूल, धुआं और एलर्जी आदि कारणों से होता है। अतः इससे ग्रसित व्यक्तियों को सही समय पर इलाज कराना बेहद जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति अपने साथ इनहेलर जरूर रखे और डॉक्टर की सलाह से नियमित रूप से दवा का सेवन करें। इससे ग्रसित लोगों को धूम्रपान से भी जरूर बचना चाहिए। दोस्तों हम जानेंगे इस वर्ष के विश्व अस्थमा दिवस का थीम क्या है। तो बताइए आकाश, इस वर्ष इसकी थीम क्या है? जी हाँ प्रिया, इस वर्ष का थीम है मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट एक्सेसिबल फॉर ऑल, यानी कि श्वास संबंधी उपचारों को सभी के लिए सुलभ बनाना। यह देखते हुए कि अस्थमा से पीड़ित कई व्यक्तियों के पास अभी भी इनहेलर की पहुंच नहीं है, उन्हें इनहेलर तक पहुंचने में कठिनाई होती है, अतः यह थीम विशेष रूप से प्रासंगिक और समयानुकूल है, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। दोस्तों अस्थमा से पीड़ित वरिष्ठ और आम जन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम जानेंगे योग और प्राणायाम के बारे में। श्रोताओं, हमें अपने डेली रूटीन में योग को कम से कम आधे घंटे जरूर शामिल करनी चाहिए। योग और प्राणायाम अस्थमा के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। दोस्तों योग में हम अनुलोम विलोम और कपालभाति ऐसे योग को करें जो फेफड़े को मजबूत बनाते हैं और हमारे श्वसन नली को भी बेहतर करते हैं। सुबह सुबह की शुद्ध वायु में हमें जरूर टहलना चाहिए, इससे हमारे शरीर में नवीन ऊर्जा का भी संचार होता है। जैसा कि अभी हम बात किए योग और
प्राणायाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, योग के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी बीमारियों का सामना आसानी से कर सकते हैं एवं अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो श्रोताओं, आज के इस दिवस का उद्देश्य है अस्थमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यह जरूरी है कि अस्थमा को बीमारी मानकर हम डरे नहीं, बल्कि इसे एक चुनौती मानकर स्वीकार करें। सही जानकारी, नियमित उपचार और स्वस्थ जीवन शैली से हम इसे पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। अंत में मैं आप सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि यदि आप और आपके परिवार में कोई अस्थमा से पीड़ित है तो उन्हें जागरूक करें, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। एक कहावत है ना आकाश जी, आपने भी सुना होगा, हम सब ने सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी आपका स्वास्थ्य ही आपका धन है। तो जरूर हमें इस कड़ी पे ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल प्रिया, अब हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। ओ 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में न गुम हो, बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो। धड़कन है कहीं, दिल है कहीं, जान कहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ये चांदनी इन आंखों का साया तो नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं
बलाएं। ओ ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं, मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लो बलाएं। दुनिया का कोई गम भी मेरे पास न होगा, तुम साथ चलोगे तो ये एहसास न होगा, एहसास न होगा, एहसास न होगा। आकाश है पैरों में हमारे के ज़मीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ऐसा कोई महबूब जमाने में नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुमसे यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म खुददार से गाना तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। गायक थे कुमार शानू, अलका याग्निक। दोस्तों, आज का दिन भारत के इतिहास में ऐसे महान व्यक्तित्व को याद करने का है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता, कुशल वकील और देशभक्त रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महान देशभक्त श्री मोतीलाल नेहरू की। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 6 मई 1861 को आगरा में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र प्रेम में समर्पित कर दिया। साथ ही वे देश को एक मजबूत और सुदृढ़ भविष्य की ओर ले जाने वाले प्रेरणा स्रोत भी बने। हाँ आकाश, आपने सही कहा कि मोतीलाल नेहरू हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने, सत्य और न्याय के पथ पे चलने की राह दिखाते हैं। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य, न्याय और निष्ठा से बड़ा कोई आदर्श नहीं। दोस्तों, मुझे हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि माखन लाल चतुर्वेदी की काफी चर्चित कविता की चंद पंक्ति याद आ रही है, जो मैं आपको सुनाती हूँ। चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ ले ना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह की राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था इनका व्यक्तित्व। जैसा कि आप सभी जाने कि मोतीलाल नेहरू देशभक्त के साथ साथ एक सशक्त लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने इलाहाबाद से लीडर नामक अखबार की शुरुआत की है। उसके विचार और उनके लेखन ने लोगों के मन में क्रांति की अलख जगाई। साथ ही मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के मुख्य लेखक भी थे, जिसने भारत के संवैधानिक ढांचे की नींव रखी। तो आकाश, इसके साथ साथ आज हम ये भी जानेंगे कि वो छत्रपति शिवाजी की पुण्यतिथि भी है। जी हाँ प्रिया, आपने ठीक कहा। आज छत्रपति साहूजी महाराज की 103वीं पुण्यतिथि है। 6 मई 1922 का उनका निधन हुआ था। छत्रपति साहूजी महाराज को प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। मराठा वीर शिवाजी की तीसरी पीढ़ी में 26 जून 1874 को जन्मे साहूजी महाराज ने 1896 में कोल्हापुर रियासत की बागडोर संभाली। उन्होंने अपने राज्य के प्रशासन में सभी जातियों की समान भागीदारी सुनिश्चित की और 1902 में पिछड़ी जातियों के लिए 50% आरक्षण लागू किया।
इसलिए उन्हें भारत में आरक्षण व्यवस्था का जनक माना जाता है। दरअसल भारत की तमाम स्टेटों की तरह कोल्हापुर राज्य में भी ब्राह्मणों का वर्चस्व था। आरक्षण लागू होने से पहले कोल्हापुर के सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पर ब्राह्मण काबिज थे। इसी प्रकार 500 क्लर्कों में से 490 ब्राह्मण थे, जबकि ब्राह्मणों की आबादी मात्र 3 से 4% थी। इसको देखते हुए साहू जी महाराज ने 1901 में जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण व्यवस्था लागू की। इसके परिणाम स्वरूप 1912 में कुल 95 पदों पर गैर ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या 60 हो गई। हाँ आकाश जी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहू जी महाराज ज्योतिबा फुले से बहुत प्रभावित थे। ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी उनकी सबसे प्रिय किताब थी। उन्होंने भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। 15 अप्रैल 1920 को नासिक में एक छात्रावास का शिलान्यास करते हुए साहू जी महाराज ने कहा था कि जातिवाद का अंत जरूरी है। जाति हमारे समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा था कि जब तक आदमी को आदमी नहीं समझा जाएगा, समाज का चौतरफा विकास असंभव है। ऐसे महान विचारक को उनकी पुण्यतिथि पर सत सत नमन। तो चलते हैं, अब वक्त हो चला है समाचार हेडलाइंस के। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम युवानी में। इसमें हम आज चर्चा करेंगे अवसाद पर, जिसे हम नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से मुख्य समाचार सुनिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला में आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ अलग अलग बैठकें कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को सुरक्षा तैयारियों के मूल्यांकन के लिए कल मॉक ड्रिल कराने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह मॉक ड्रिल देश के 244 वर्गीकृत जिलों में ग्राम स्तर तक होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। बिहार के 6 जिलों पटना, बेगूसराय, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में कल शाम 7 बजे से 7:10 तक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षक और रेल एसपी को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष एहतियात बरतने और सघन चेकिंग अभियान चलाने को कहा गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आज तीसरे दिन बिहार की टीम ने 2 पदक जीते। साइकिलिंग प्रतियोगिता में सुहानी कुमारी को रजत पदक मिला। वहीं तीरंदाजी के कंपाउंड मिक्स में बिहार की टीम ने कांस्य पदक जीता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा परिणाम में धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने आज पटना में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान तेज हवा चलने और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। मुख्य समाचार समाप्त हुए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे समाचार हेडलाइंस। अब आप सुनेंगे
दोस्तों, मनोबल मंगलवार में आज हम सुनते हैं युवा कन्हैया से उनकी की गई बातचीत, जो अवसाद से जूझ रहे थे और उन्होंने न सिर्फ उससे पार पाया है बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। कन्हैया जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम युवाणी में। कन्हैया जी, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दें हमारे श्रोताओं को। जी, मैं कन्हैया कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ और मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ और पटना में रह करके अभी मैं जनरल पुलिसों का तैयारी कर रहा हूँ। कन्हैया जी, बताएं कि आप मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से कितने समय से जूझ रहे थे और आपने कितने समय तक इसका इलाज करवाया और अभी आपकी क्या स्थिति है? मैं पिछले 3-4 सालों से मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहा था और अभी मैं डॉक्टर बिंदा सिंह से पिछले 6 महीना से ट्रीटमेंट करवाया हूँ और अभी मैं अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमारे समाज में जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है उसको काफी गंभीरता से नहीं लिया जाता है, इस पर आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मानसिक समस्या हो बहुत सारे आदमियों को होता है, सभी लगभग हो जा रहा है। अभी बहुत सारे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं यूथ, इसको लेकर के आदमी उतना जागरूक नहीं हो पाए हैं। इसको लेकर के जो है तो अभी बहुत सारी प्रॉब्लमें हो रही हैं। बहुत सारे डिप्रेशन में बहुत सारे यूथ जो है सुसाइड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो इस पर बात होनी चाहिए, है ना? हाँ, इस पर बात तो जरूर होनी चाहिए। इसमें ये भी बताइए कि अगर कोई ऐसी समस्या से जूझता है तो उसके परिवार और दोस्तों का सहयोग उससे बाहर निकलने में कितना अहम होता है? इसमें परिवार का और दोस्तों का सहयोग बहुत अहम करता है कि उससे ये होता है कि अपनी बातों को शेयर करने से हो सकता है कि वो निकल जाए, लेकिन बहुत आदमी नहीं निकल पाते हैं अपने परिवार और दोस्तों से बात करने से, तो ये ज्यादा दिक्कत पैदा करती है। तो मतलब ऐसे सिचुएशंस में दोस्तों को, परिवार को, जो व्यक्ति जूझ रहा है किसी भी ऐसी समस्या से, उसका सहयोग करना चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए। जी बिल्कुल सुनना चाहिए। परिवार को भी उनकी बातों को सुनना चाहिए और दोस्तों को भी उनकी बातों को सुनना चाहिए, जिससे इस समस्या से उसको निकलने में आसानी होगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को? अगर कोई भी ऐसी समस्या से जूझ रहा है तो उसे सबसे पहला कदम क्या लेना चाहिए? आपके श्रोताओं को ये बोलना चाहूंगा कि आप जो भी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसमें जो है तो अपना पेशेंस बनाएं और इस तरह की समस्याओं से सभी मैंने घर के परिवार से बात करें, दोस्तों से बात करें। जब नहीं हो पाते हैं तो किसी काउंसलर के पास जाएं, उनसे काउंसलिंग कराएं और थेरेपी लें, इससे आप बाहर निकल सकते हैं। मतलब ये साफ है कि आप बेझिझक अपनी समस्या को अपने परिवार, दोस्तों के साथ साझा करें और जरूरत पड़े तो मनोचिकित्सक की सलाह जरूर लें। सलाह लेंगे, बिल्कुल। तो कन्हैया जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, अपना कीमती वक्त दिया और अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रेरक कहानी युवा कन्हैया की जुबानी। दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे अवसाद पर कन्हैया जी के अनुभवों को। अब हम जानेंगे डॉक्टर विंदा से, जो पटना की वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक है, कि अवसाद से कैसे बचा जाए और आज ये इतनी बड़ी समस्या बनकर कैसे उभर गई है। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम युवानी में। इसमें हम आज चर्चा करेंगे अवसाद पर, जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं। तो इस डिप्रेशन जो बीमारी है, खासकर हमारी युवा पीढ़ी इससे ज्यादा प्रभावित हो रही है, किशोर प्रभावित हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और इससे कैसे बचा जा सकता है? तो सबसे पहले हमारा सवाल आपसे होगा कि अवसाद क्या है और आज की आधुनिक जीवन शैली में इससे कैसे बचा जा सकता है? आकाश जी, आपने सही कहा कि युवा जो है मानसिक समस्याओं से जुड़ रही है। अवसाद की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है जो लंबे समय तक उदासी होती है, निराशा और गतिविधियों में कमी हो जाती है, किसी चीज में रुचि नहीं होती है। सामान्यतः लोग समझते हैं कि जैसे उदासी अवसाद है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर उदासी लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति या किसी भी युवा में अपने मतलब उसके व्यवहार में कमी आ जाती है और लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है, अकेले रहना पसंद करता है, तो ये स्थिति कह सकते हैं को निराशा में जा रहा है और अवसाद उस पर भारी पड़ने लगा है। तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि अवसाद की स्थिति में व्यक्ति आ गया है। जी, तो इससे कैसे बचा जा सकता है मैम, आज की आधुनिक जीवन शैली में खासकर बात करें तो?
देखिए, आज हमारा लाइफ स्टाइल बहुत फास्ट हो गया है। खास करके जो युवा वर्ग है वो बहुत ही परेशानियों से, सामाजिक दबाव, खुद का दबाव पर बहुत सी चीजों से गुजर रहे होते हैं। लेकिन परिस्थितियों से जूझना मतलब समायोजन करना। परिस्थितियां हमेशा विपरीत अवस्था में होती है, लेकिन जो उसमें समायोजन करता है वही एक तरह से एडजस्ट कर लेता है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि आपकी निराशा से कैसे निकलेंगे, तो इसके लिए पहले बच्चों, युवाओं को अपने रूटीन लाइफ को थोड़ा सिस्टम में लाना होगा। पढ़ाई की जो प्रक्रिया है उनकी, अपना लास्ट मोमेंट में जो पढ़ते हैं वो उनके ऊपर बहुत भारी पड़ता है। दूसरी चीज कि आज के युवा जो है वो ज्यादा दिग्भ्रमित हो गए हैं और ज्यादा से ज्यादा उनका समय जो है सोशल मीडिया पे रहने की वजह से बहुत ज्यादा अपना समय बर्बाद करते हैं। तो 2-3 चीजों का उन्हें ध्यान रखना है। पहले टाइम मैनेजमेंट, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है और सोने और उठने का समय निश्चित करना है। मान लो वो रात भर मोबाइल लेंगे तो नींद अच्छी नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो सुबह में चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। दोस्तों से कनेक्शन कम हो गया है क्योंकि ज्यादातर वो सोशल मीडिया पे रहते हैं, इसलिए कोशिश करें कि लोगों के साथ हिलमिल के रहें और जो भी पढ़ाई करें सिस्टम से पढ़ाई करें, टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करें और खान पान पर भी ध्यान दें। ये भी अवसाद का एक बहुत बड़ा कारण होता है। फास्ट फूड खाना या अपने रूटीन लाइफ में मतलब सिस्टम से नहीं रहना, नकारात्मक सोचना, ये भी अवसाद की ओर ले जाता है। इससे बचने की जरूरत है। इसका मतलब कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाना ही अवसाद से बचने का एक सहज और सरल तरीका है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी, तो एक बात मैम आती है कि हमारा जो भारतीय समाज है वो अवसाद को गंभीरता से नहीं लेता। जिस प्रकार हमारा शरीर बीमार पड़ता है उसी प्रकार मानसिक समस्या भी हो सकती है। ये लोग अक्सर नहीं मानते, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जागरूकता की कमी है लोगों में। लोगों को लगता है कि अगर कोई बच्चा दुखी है तो डांट देते हैं, उसकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। आपसी तालमेल की कमी है। अगर बच्चा तनाव में चल रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो हम लोग उसे डांट के दत्कार के से छोड़ देते हैं। हाँ, आपने एक बात बहुत ही सही कहा कि लोग शारीरिक बीमारियों के प्रति तो सजग हैं, लेकिन मानसिक बीमारी को बताने में शर्म महसूस करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि जिस तरह शरीर हमारा है, मन भी हमारा है, कोई पड़ोसी का नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा और जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम मानसिक समस्याओं को बिल्कुल शर्माते हुए छुपाएंगे, और जब हम छुपाएंगे, लोगों से शेयर नहीं करेंगे, डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे, तो ये दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। जैसे आपने कहा कि मानसिक समस्या, बहुत से घरों में बहुत सारी मानसिक समस्याएं होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे मत बताओ, लोग क्या कहेंगे, पागल कहेंगे, और ये सब करके उसको नहीं निकालते हैं। मान लो कोई बच्चा डिप्रेशन में लंबे समय तक जा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, किसी से मिल नहीं रहा है, बार बार मरने की बात कर रहा है, तो हम लोग उसको डांट देते हैं। लेकिन जब घटना को अंजाम दे देते तब पता चलता है कि हमने कहाँ गलती करी, क्यों नहीं हम डॉक्टर से मिले, क्यों नहीं हम मनोवैज्ञानिक चिकित्सा कराए। अगर आज कराए होते तो मेरा बच्चा या मेरा परिवार का कोई सदस्य सही हो जाता या बच जाता। तो मैम, ये भी मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि एक शब्द आता है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये तीनों में क्या फर्क है और क्या एक व्यक्ति खुद की अवस्था का पता लगा सकता है कि मैं किस अवस्था में हूँ, किस समस्या से जूझ रहा हूँ? देखिए, स्ट्रेस तो थोड़ा बहुत हर इंसान को आना चाहिए, तनाव भी आना चाहिए, क्योंकि नहीं हो तो हम लोग कोई काम ही ना करें। अगर डर ना हो, फियर ना हो, लेकिन जब इसकी स्थिति ज्यादा बढ़ जाती है, कोई भी चीज हद से जब ज्यादा हो जाती है, तनाव बार बार आना, बार बार नकारात्मक सोचना, बार बार चिंता करना, तो ये जब बढ़ता है तो हमें अवसाद की तरफ भी ले जाता है। क्योंकि चीजें तो है, अगर हम डरे नहीं, हम तनाव में नहीं है, तो बच्चे शायद पढ़ाई ही नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि किसी भी चीज की ज्यादा मतलब उसकी स्थिति होने पर हम हमेशा ही परेशानी का कारण बनता है। तो छोटी छोटी चिंता, छोटे छोटे तनाव आगे बढ़ के मानसिक हो सकता है, गंभीर मानसिक रोग में भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो शुरुआती दौर में ही अगर हम सतर्क हो जाएं, चिंता को समझ ले और उससे निकलने की कोशिश करें, परिवार का सहयोग हो, बच्चों को हम बात करें, उसकी छोटी छोटी समस्याओं को हम नजरअंदाज न करें, मजाक न बढ़ाएं, तो बहुत सी समस्याएं हैं घर के अंदर ही खत्म हो जाती है। और सच पूछे तो हम लोग का कहना है कि माँ बाप एक अच्छे डॉक्टर होते हैं। शुरुआती दौर में अगर बच्चे की मनोस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत हद तक उससे निकाल देते हैं। लेकिन
अगर वो समस्या कुछ ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो शुरुआती दौर में किसी भी मनोवैज्ञानिक सहायता लेने में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। मैम, जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रेस तो कॉमन सी बात है, ये हर लोगों में होती है और थोड़ा बहुत हमारे जीवन में होना चाहिए, हमें आगे बढ़ाता है। जी बिल्कुल। ये एंजाइटी और डिप्रेशन में कैसे फर्क करें? और देखिए, एंजाइटी तो छोटी छोटी चीजों को लेके, जैसे नकारात्मक सोच होता है, हम डरे रहते हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पास करूंगा या नहीं, मेरी जिंदगी में क्या होगा। तो ये एंजाइटी बढ़ते बढ़ते बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं, डरे रहते हैं, तो धीरे धीरे ये डर और ये एंजाइटी बढ़ के डिप्रेशन में चला जाता है। मतलब अगर एंजाइटी लंबे समय तक हो तो यही डिप्रेशन का रूप ले लेता है। जी जी, जैसे हम नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक ज्यादा सोचते सोचते हमारे हार्मोन्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है और हमारा न्यूरोट्रांसमीटर में जो केमिकल होता है वो डाउन हो जाता है, और जितना ही डाउन होता है हमारा जो सोचने की शक्ति होती है वो नकारात्मक होती है। चिंता, हताशा, निराशा, ये चीजें हम पे भारी होने लगती। जी बिल्कुल। जैसा अभी हम चर्चा कर रहे हैं अवसाद पर, एक टर्म आता है विषाद रोग, जिसे हम हाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। यह कितना खतरनाक होता है और ये चीज क्या है? देखिए, हाइपोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं रोग भ्रम। जैसे आजकल बच्चे कोई भी बीमारी को गूगल पे चेक कर लेते हैं, गले में दर्द हो रहा है तुरंत चेक कर लेंगे, नींद नहीं आ रही है तुरंत चेक कर लेंगे और खुद डॉक्टर बन जाते हैं। और जब चेक करते हैं तो उनको सारे सिम्टम अपनी तरह दिखते हैं और हमेशा डरे रहते हैं। आप शुरू से ही देखेंगे लोगों को डर किसी भी बात को लेके कि हमको, जैसे कोविड का ही है, किसी के साथ बैठेंगे तो हमें कुछ हो जाएगा, तो इस डर की वजह से वो और बढ़ते जाता है। हाइपोकॉन्ड्रिया एक तरह का है कि आप हमेशा चिंता में रहते हैं कि कभी हमको ये रोग मत हो जाए, हम इस बीमारी से ग्रसित ना हो जाए, हमको कैंसर ना हो जाए, हम मेंटल डिजीज में ना चला जाए। तो ये धीरे 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 इतना ज्यादा होता है कि हम, ये एंजाइटी से शुरू होता है और डिप्रेशन पे आके इसका मतलब परिणाम हो जाता है। इसमें ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी हम गूगल पर भरोसा ना करें, तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जी बिल्कुल। और मैम, एक टर्म आता है साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट, ये क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है और क्या ये दोनों ही एक प्रकार के मरीजों का इलाज करते हैं या दोनों अलग अलग मरीजों का इलाज करते हैं? देखिए, अगर बात करें तो दोनों को मिलकर अगर जो इलाज होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। अब ये बात है कि मान लो कोई भी सामान्य समस्या है, चिंता है, निराशा है, हताशा है, तो उसमें शुरुआती दौर में अगर मनोवैज्ञानिक चिकित्सा कराते हैं, बहुत हद तक आपको उसमें बहुत सारे थेरेपी होते हैं, जिसमें काउंसलिंग होता है, साइकोथेरेपी होते हैं, रिलैक्सेशन थेरेपी होते हैं, मसल्स रिलैक्सेशन थेरेपी होते हैं, वो सारी चीजों से उससे निकाला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोगों को अज्ञानता बस, जैसे आपने गांव में सुना होगा भूत प्रेत लग गया, अजीब आवाजें कर रहा है, कान में आवाज आ रही है, चिल्ला रहा है, पटक रहा है, तो हम लोग बोलते हैं अरे इसको भूत लग गया, पर ये नहीं जानते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है और एक डिल्यूजन में जी रहा है, जिसमें कि हालुसिनेशन होती है, वो विजुअल भी होता है, ऑडियो भी होता है, कान में आवाज भी सुनाई देती है और सामने दिखाई भी देता है। हम लोग क्या करते हैं, अज्ञानतावश झाड़ फूक करा देते हैं, मौला के पास ले जाते हैं, गांव में जो भी डॉक्टर होते हैं उनसे कहते हैं, मारता है, पीटता है और स्थिति भयावह। बहुत समय होता है जब साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, मनोचिकित्सक की जरूरत होती है, जहां उसे मेडिसिन दिया जाता है। लेकिन आपने एक चीज कहा कि दोनों की जरूरत होती है, बिल्कुल। जब वो दवा खाता है तो दवा सिर्फ उसको एक सपोर्ट देता है उससे निकलने के लिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जब काउंसलिंग और बिहेवियर मॉडिफिकेशन या फैमिली काउंसलिंग की जाती है तो उसको पूरी तरह से बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए अगर ये कोई कहे कि हम मनोवैज्ञानिक चिकित्सा या साइकियाट्रिक मतलब इलाज से ही ठीक हो जाए, तो हमारा जहाँ तक अपना है अनुभव के आधार पर मैं कहूंगी कि दोनों की जरूरत है। और देख लेना है कि अगर साइकियाट्रिस्ट को लगता है कि ये बहुत ही साधारण है, बच्चा एग्रेसिव है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उसे तुरंत दवा देने की बजाय उसे काउंसलिंग की जरूरत होती है। अगर हमें भी लगता है कि ये हमारे सिर के ऊपर है, मतलब हम इसे बात तो कर रहे हैं लेकिन मेरी बात को ही नहीं समझ रहा है, इसको तो डिल्यूजन हो रहा है, तो हम ऐसे में साइकियाट्रिस्ट को रेफर करते हैं। मतलब ले दे के आप यही कह सकते हैं कि दोनों की जरूरत है एक मनोस्थिति को समझने के लिए और मानसिक अवसाद से निकालने के लिए। जैसा आपने एक बात कहा, अवसाद भी 3 तरह का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं। हम लोग कहते हैं माइल्ड, इसको धीरे धीरे यही अगर हम छोड़ते जाते हैं तो बढ़ता जाता है और बाद में एकदम छोड़ देते हैं तो डिल्यूजन, हालुसिनेशन में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए साइकियाट्रिस्ट
और साइकोलॉजिस्ट दोनों की जरूरत है, पर देखना है कि कहाँ किसकी ज्यादा जरूरत है। मैम, एक टेली मानक हेल्पलाइन नंबर जो सरकार ने जारी किया है 14416, इस पर भी क्या मदद ली जा सकती है और यह कैसे काम करता है, इसके बारे में कुछ बताएं। जहाँ तक मेरा है, 35 साल से मैं खुद ही करती हूँ और मैंने अभी तक किसी को कहा नहीं है, पर जिनको जरूरत पड़ती है वो फोन कर लेते हैं। पर ये जरूरी है, होना चाहिए कि अगर कोई परेशानी हो तो आखिर हम कहाँ साझा करें, कोई तो जगह होगी। लेकिन आजकल एक नई चीज हो गई है, इसके अलावा जिसको कहते हैं सोशल साइट पे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जहाँ परेशानियों को बिना अपनी तरीके से डील करते हैं और बच्चे भ्रमित भी हो रहे हैं। इसलिए अगर ये दिया गया है फोन नंबर तो इसका सही उपयोग होना चाहिए। बच्चों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि परेशानियों को वहाँ जाके साझा करें, ना कि किसी गलत जगह पे। तो मैम, ये आखिरी सवाल हमारा होगा कि क्या संगीत हमारे मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में भूमिका निभाता है और इसे आप किस रूप में देखती हैं? बिल्कुल आकाश जी, आपने कहा संगीत मन को शांत करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप कहीं तनाव में होते हैं तो आप देखते हैं कि हल्की सी धुन में कोई गाना लगा देते हैं तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है। या देखिए, हम लोग इलाज के सिलसिले में भी कहते हैं कि किसी हिल स्टेशन पे चले जाएं जहाँ झरनों की आवाज आती है, मधुर ध्वनि आती है, आप सुबह टहलने जाएं, चिड़िया की चहचहाट आती है, ये भी संगीत का पार्ट है। तो संगीत जो है हमारे मन स्थिति को बहुत हद तक कंट्रोल करता है और मुझे लगता है संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और खास करके डिप्रेशन से निकालने। क्योंकि हमारे पास भी जो आते हैं उनसे ये जरूर पूछते हैं कि देखिए, कान में लगा के तो नहीं, पर हल्का कहीं साउंड लगा के आप जरूर संगीत सुने। मन स्वस्थ रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा और आप खुश होंगे। जब आप खुश होंगे तो तनाव और निराशा आपसे आंखों से दूर रहेगा। जी जरूर। तो चलते चलते मैम, आप अपनी पसंद का एक गाना बता दें। मोटिवेशनल कोई भी हो, लेकिन मुझे लता मंगेशकर के गाना जो है कि आप ही अपनी पसंद का लगा के, बहुत सारे गाना उसमें चूज करना। चलिए, मैं आपकी पसंद का एक लता मंगेशकर का गीत जरूर सुना रहा हूँ। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
किस्मों के टुकड़े लिए खड़ी एक माँ, बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें सजा, या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें सजा, या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। इन्हें फिर से याद दिला दे सबक वही प्यार का, बन जाए गुलशन फिर से कांटों भरी दुनिया। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ईश्वर सुन ले, ईश्वर या ईश्वर या अल्लाह मेरी पुकार सुन ले, मेरी पुकार सुन ले, अल्लाह हे दाता, मेरी पुकार सुन ले। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म पुकार से एक तू ही भरोसा, जिसके गायक थे लता मंगेशकर। दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस महीने के पर्व त्योहार के बारे में। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आज कौन सा पर्व है, तो चलिए आपकी इंतजार को खत्म करते हैं और बात करते हैं केरल के मशहूर पर्व त्रिशूर पूरम की और साथ ही इस दिन की रंगीन उत्सव की। दोस्तों यह महोत्सव भारत के सबसे भव्य और रंगीन उत्सव में से एक है। त्रिशूर पूरम केरल के त्रिशूर शहर में मनाए जाने वाला एक भव्य त्योहार है, जो अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और कला संगीत के लिए काफी चर्चित है। दोस्तों इस महोत्सव की शुरुआत त्रिशूर के वडकुमनाथन मंदिर में होती है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह त्योहार अप्रैल मई के महीने में मनाया जाता है। इस महोत्सव की सबसे बड़ी खासियत है सजाए गए हाथियों की झांकियां, जो बेहद दिलचस्प है। हाथियों को पारंपरिक सोने के आभूषणों से सजाया जाता है और उनके ऊपर रंगीन छतरियां भी लगाई जाती हैं, जिसे नीटी पट्टम कहते हैं। आप जानते हैं आकाश, इस त्योहार में किस तरह से लोगों को उत्सव पूर्वक इस त्योहार को मनाते हैं? जी हाँ प्रिया, इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज और आतिशबाजी का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इस महोत्सव की रात में आसमान रोशनी से जगमगा उठता है और पूरा शहर उत्सव के रंग में डूब जाता है। तो दोस्तों यह था त्रिशूर पूरम का
खूबसूरत सफर। यह महोत्सव न केवल केरल की बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। उम्मीद है आप भी कभी इस अद्भुत महोत्सव का हिस्सा जरूर बनेंगे। तो चलिए अब हम जानेंगे आकाश से आज के विज्ञान अपडेट और रोचक तथ्यों के बारे में। तो बताइए आकाश हमारे श्रोताओं को कि क्या है आज आपके पिटारे में कुछ खास। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और हमारा ही क्यों शायद कुछ और ग्रहों पर पृथ्वी जैसा ही जीवन संभव हो, इसी पर लगातार शोध चलते रहते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद एक ग्रह पर एलियंस के होने के संकेत मिले हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शीर्ष खगोलविदों का कहना है कि उन्होंने K2-18b नामक इस सुदूर ग्रह पर जीवन से जुड़ी गतिविधियां देखी हैं। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने वैज्ञानिकों के हवाले से बताया है कि K2-18b नामक एलियंस ग्रह 120 प्रकाश वर्ष दूर है। तो दोस्तों अब घड़ी ने किया है इशारा और समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको आज का हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें लिख भेजिए। हमारा मेल आईडी है feedback@airpatna@gmail.com। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मागधी।